हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल इटाभोग जी की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। 10th क्लास के लिए आपको त्रिकोणमिति के बारे में बता रहे थे। अभी 1-2 रोज़ पहले 10th बोर्ड के लिए टाइम टेबल निर्धारित कर दिया। जो एग्ज़ाम बची थी उनकी सामाजिक और गणित विषय की, तो आपके लिए हम अब आगे से ऐसा करेंगे। गणित विषय के लिए जो बोर्ड के लायक क्वेश्चन हैं वो पहले हल करवाएंगे, जिससे इस बैच 2020 में जो छात्र हैं उनको भी गणित के अंदर फ़ायदा हो सके। तो आगे से हम बोर्ड के हिसाब से जो क्वेश्चन आते हैं उन्हीं को हल करवाएंगे 10-15 रोज़ तक, जिससे उनकी तैयारी भी अच्छी तरह से हो सकेगी। पहले मैं त्रिकोणमिति का एक क्वेश्चन बता देता हूँ जो ऊंचाई और दूरी से संबंधित है, और एक छात्र ने वो क्वेश्चन पूछा भी है। तो क्वेश्चन लिखता हूँ मैं पहले। क्वेश्चन है, एक मीनार पर खड़ा व्यक्ति नीचे सड़क पर एक कार को मीनार की ओर आते हुए देखता है तो व्यक्ति की आँख से कार का अवनमन कोण 30 डिग्री रहता है, लेकिन जब कार मीनार की ओर 6 सेकंड चलकर आती है तो व्यक्ति की आँख का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। ज्ञात कीजिए कि कार मीनार के आधार तक कितने समय में पहुंच जाएगी, या कितना समय और लेगी कि मीनार कार के आधार तक पहुंच जाए, कितने समय में पहुंच जाएगी। आपके पाठ्य पुस्तक का प्रश्न है, शायद 25वां प्रश्न। इस प्रकार का ही है, शब्दावली इसमें चेंज हो सकती है, जिस प्रकार से मैंने समझाया वैसे बताया है। आपको मैं बता दूं कि एक मीनार के ऊपर व्यक्ति खड़ा है और वो नीचे मीनार की तरफ आधार पर समतल जमीन पर या सड़क पर एक कार को आते हुए देखता है। जब प्रारंभिक रूप में देखता है तो उसकी आंख का अवनमन कोण मीनार से 30 डिग्री का बन रहा है, लेकिन जब वो कार 6 सेकंड और चलकर मीनार की तरफ आती है तो वो 30 डिग्री का कोण बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है। तो अब 60 डिग्री जहां पर कोण हो रहा है उसके बाद मीनार तक कार को पहुंचने में कितना समय और लगेगा, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो हमें ये ज्ञात करना है। प्रश्न बहुत ही ईजी है, तो ध्यान से समझना। पहले मैं दी गई जो सूचना है उसका एक डायग्राम बना देता हूं, चित्र बना देता हूं। मान लेते हैं ये मीनार है, यहां पर खड़ी कर लेते हैं मीनार को। ये समतल के ऊपर मीनार खड़ी है और इसके ऊपर मान लेते हैं इस मीनार पर ये व्यक्ति खड़ा है, जो यहाँ पर मैं चित्र बना देता हूँ। मान लेते हैं ये व्यक्ति इस मीनार के ऊपर यहाँ पर खड़ा है और
इधर आंख से सामने आती हुई एक कार को देखता है। मान लेते हैं यहां पर कार है, ये कार मान लेते हैं। जो मीनार की ओर आ रही है। मान लेते हैं ये कार है, यहाँ पर इस सड़क के ऊपर आ रही है। जब पहले पहले इस कार को ये व्यक्ति अपनी आंख से देखता है तो अवनमन कोण बनेगा। अवनमन कोण बनाने जहां पर भी कोण बनता है वहां पर हम एक क्षैतिज रेखा खींच लेते हैं। तो यहां पर इस व्यक्ति की आंख से ये क्षैतिज रेखा खींच लेते हैं पहले। अब यहां पर अवनमन कोण बनाने के लिए नीचे देखना पड़ता है। अवनमन का मतलब नमन करना, नीचे की तरफ देखना, झुकना, और उन्नयन का मतलब होता है ऊपर की तरफ देखना, उन्नति करना। तो ये व्यक्ति यहां पर आंख से नीचे देखेगा तो क्षैतिज के साथ जो कोण बनेगा वो अवनमन कोण कहलाता है। और अगर ये व्यक्ति ऊपर की तरफ झांक के देखे तो इस क्षैतिज के साथ जो कोण बनेगा वो उन्नयन कोण कहलाता है। तो यहां पर व्यक्ति ऊपर है और देखने वाला जो बिंदु है या जो कार है वो नीचे है। इसका मतलब इस व्यक्ति को यहां से नीचे देखना पड़ेगा। इसका मतलब नजरें नीचे झुकानी पड़ेगी, अर्थात नमन करना पड़ेगा, अवनमन होगा ये। तो यहां पर अवनमन कोण बनेगा। तो प्रारंभिक स्थिति पर मैं क्षैतिज के साथ ये आंख से इस कार को देख रहा है तो ये कोण बना देता हूं। पहले वाली जो स्थिति है वहां पर ये कोण बन गया अवनमन कोण, अवनमन कोण। और ये क्वेश्चन में पहले दिया हुआ है 30 डिग्री। ये 30 डिग्री रहता है, कार का अवनमन कोण 30 डिग्री रहता है। तो ये 30 डिग्री है। अब तुम समझदार हो, ये रेखा और ये समतल रेखा ये दोनों बिल्कुल समांतर रेखा है। और समांतर रेखाओं को ये एक प्रकार से तिर्यक रेखा काट रही है। जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होते हैं और ये कोण कहलाते हैं एकांतर कोण। इसका मतलब ये जितना डिग्री है उतना ही ये है। तो ये 30 डिग्री हो गया। अगर हम ये अवनमन कोण का ये डायग्राम न भी बनाए हल करें तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन अवनमन कोण दे रखा है तो कोण पहले वहां पर बनाकर आपको यहां पर नीचे दिखाना पड़ेगा। तो ये एकांतर कोण हो गया। अब यहां पर थी प्रारंभ में कार चल रही उधर, मान लेते कार चलकर इस बिंदु पर आ गई, इस जगह आ गई। मान लेते हैं ये चित्र बना लेते हैं हल्का सा। कार वहां से चलकर ये इस जगह आ गई। और यहां पर जब आती है तो ये व्यक्ति इस कार को कितने अवनमन कोण से देखता है? 60 डिग्री के अवनमन कोण से देखता है। मान लेते हैं ये कार अब यहां पर आ गई, वही क्षैतिज इसके साथ नीचे यहां पर आंख को नीचे और थोड़ा झुकाना पड़ेगा तो वो ऊपर वाला कोण बढ़ जाएगा। ये यहां पर देख रहा है अब इस कार को, इसका मतलब क्षैतिज के साथ इतना कोण बन रहा है, स्वाभाविक कोण बढ़ गया। तो पहले जो 30 दे रखा था वो अवनमन कोण यहां पर बढ़कर हो गया 60 डिग्री। अब यहां पर देखो ये दो समांतर रेखा आ रही है और इन दो समांतर रेखाओं के अंदर ये एक तिर्यक रेखा है। ये यहां पर जो कोण बना रही है उतना ही इधर कोण बनाएगी, वही बात होगी एकांतर कोण। तो ये जितना डिग्री उतना ही ये हो गया 60 डिग्री। बिल्कुल इजी क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अवनमन जो कोण ऊपर बन रहे थे उनको यहां पर नीचे बना लिया एकांतर कोण के रूप में। यहां से यहां तक ये कार चलकर आई, उसमें समय लगा 6 सेकंड। कार को 30 डिग्री से 60 डिग्री का जो ये कोण बनाया गया है उसमें कितने सेकंड का समय लगा? 6 सेकंड का। कहने का मतलब यहां से यहां तक की दूरी तय करने में 6 सेकंड लगती है, तो भी यहां से यहां तक पहुंचने में कितनी देर और लगेगी, कितना समय और लगेगा, वो हमें ज्ञात करना है। ये ज्ञात करना है हमें, ये कितना है। अब नॉर्मल सी बात है, अगर ये दूरी दी जाती है, पिछले वाले जो आपको वीडियो बताए थे उनमें ऐसे दूरियां निकाली थी, कभी 50 मीटर कभी 100 आगे वाली दूरी या फिर ये दूरी। तो यहां पर दूरी ना हो के समय दे दिया बस, और कुछ नहीं है। वो का वही वैसे क्वेश्चन है जिसको हमें हल करना है, लेकिन यहां पर दूरी न लेकर हम इसको समय मान लेंगे। वही समय में अनुपात होगा, जो दूरी में अनुपात होता है, दूरी के हिसाब से हम जो क्वेश्चन को हल करते हैं वो समय लेकर हल कर लेंगे, और ये जो समय आएगा वो पहुंचने का समय हो जाएगा। तो यहां पर पहले मैं इनको नाम दे देता हूं। मान लेते हैं यहां पर ये व्यक्ति N बिंदु पे खड़ा है, ये R बिंदु है और ये B बिंदु है, और मान लेते हैं ये G बिंदु है। कोई भी आप नाम दे सकते हो अपनी इच्छा से।
यहां पर हमें आर बी की दूरी ज्ञात करनी है। ये एक समकोण त्रिभुज है। यहां पर जो मीनार है वो लंबवत खड़ी है और इस मीनार के ऊपर ये व्यक्ति खड़ा है, तो व्यक्ति भी बिल्कुल लंबवत है। तो एक प्रकार से ये जो डायग्राम बना है वो समकोण त्रिभुज का बन गया। यहां पर हमें ज्ञात करना है ये रेखा, और यहां पर ये जो मीनार की ऊंचाई है या व्यक्ति तक की जो ऊंचाई है वो दोनों समकोण त्रिभुजों में बिल्कुल समान है। इसका मतलब यहां पर ये जो h है ऊंचाई है या मीनार की ऊंचाई है ये बिल्कुल समान है दोनों समकोण त्रिभुजों में। तो एक तो ये मिल गया आपको दिया हुआ। दूसरा आपसे ये नीचे वाली रेखा का मान पूछा है या समय पूछा है, इसका मतलब एक प्रकार से आधार पूछा है। तो यहां पर हमें लंब और आधार से मतलब है। कहने का मतलब जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनमें हम साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक में से कौन सा अनुपात जोड़ें, टेन जोड़े या कॉट जोड़े या सेक जोड़े या कोसेक या साइन, तो ये तो बिल्कुल कंफर्म हो गया कि हमें लंब और आधार से मतलब है। लंब और आधार किसमें होता है वो आपको पता है। लंब कौन सी भुजा है आपको मैंने पहले वाली वीडियो में बता दिया कि कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। तो ये लंब रेखा, नीचे वाली रेखा बच गई आधार रेखा, तो ये आधार है। बाकी कर्ण हमेशा समकोण के सामने वाली भुजा होती है। और यहां पर हमें इस विकर्ण या कर्ण से कोई मतलब नहीं है क्योंकि कर्ण की लंबाई यहां पर नहीं पूछी गई है, तो इसे हमें नहीं निकालना है। तो हमें सिर्फ अनुपात जोड़ना है लंब और आधार का, और लंब और आधार आप जानते हो किस में होता है। देखो ये लिख के बता देता हूं मैं, लाल बटेवे कक्का, लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण, लंब बटेवे आधार अर्थात लंब अनुपात आधार या आधार अनुपात लंब, ये पाया जाता है टेन में या कोट में। इसका मतलब हमें इस प्रश्न को हल करने के लिए टेन या फिर कोट का अनुपात जोड़ना है। या तो टेन का अनुपात जोड़ दो आप या फिर कोट का अनुपात जोड़ दो, और टेन और कोट में जो लंब और आधार है उसमें से हम फिर आधार का माप निकाल लेंगे। तो मैं ऐसे करता हूं, इन दोनों समकोण त्रिभुजों को पहले यहां पर अलग अलग कर लेता हूं जिससे समझने में और भी आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले एन आर और जो बी के रूप में समकोण त्रिभुज बन रहा है उसको मैं यहां पर लिखता हूं। मान लेते हैं ये मीनार की ऊंचाई थी और यहां पर कार जब 60 डिग्री का कोण बनाती है तो यहां पर आ जाती है, और ये जो अवनमन कोण बना था वहां पर बना दिया अवनमन कोण। अब यहां पर सीधा ही मैं 60 डिग्री लिख देता हूं, ये 60 डिग्री यहां पर आ गई कार, यहां पर है आर बिंदु, यहां पर है बी बिंदु और यहां पर एन बिंदु था। ये मीनार की ऊंचाई थी और ये आधार हमें ज्ञात करना है। ये लंब रेखा है ही कोण के सामने वाली भुजा, ये कर्ण है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज तो ये एन आर बी हो गया, और एक लेते हैं एन आर और जी, ये बड़ा समकोण त्रिभुज जो कार की प्रारंभिक स्थिति पर बन रहा है, ये ले लेते हैं। ये यहां पर व्यक्ति खड़ा है एन बिंदु पे जो कार को देख रहा है नीचे, और ये वो ही आर बिंदु, और यहां पर ये जी बिंदु जो कार की प्रारंभिक स्थिति थी जहां पर ये 30 डिग्री का कोण बन रहा था। तो इन दोनों समकोण त्रिभुजों को हमें लेकर हल करना है। इन दोनों समकोण त्रिभुजों में एक विशेष बात तो यह है, कॉमन बात यह है कि दोनों के अंदर ही जो मीनार की ऊंचाई है वो बिल्कुल समान है। तो एक तो हमें इस मीनार की ऊंचाई से मतलब है, दूसरा हमें यहाँ पर ये नीचे वाली माप ज्ञात करनी है जिसे हम आधार कहते हैं। तो ये आधार ज्ञात करना है, तो आधार और ऊंचाई अर्थात लंबवत ऊंचाई, आधार और लंब का अनुपात पाया जाता है टेन और कोट में जो हमें लगाना है। तो टेन लगा सकते हैं या फिर कोट लगा सकते हैं। तो मैं टेन ले लेता हूं। देखिए यहां पर समकोण त्रिभुज एन आर बी में यहां पर टेन लेता हूं। टेन बी के अनुसार, जो बी कोण दिया है उसके अनुसार, टेन बी बराबर, टेन का मतलब होता है लंब बटे वे आधार, और इस समकोण त्रिभुज में बी के अनुसार लंब बटे आधार, लंब तो है मीनार की ऊंचाई जिसे आप एच मान लो या हिंदी में मीनार की ऊंचाई लिख दो, और आधार है बी आर, ये रख दिया। अब यहां पर टेन बी, बी कोण कितना है वो कोण लिखेंगे हम। तो ये टेन बी का मान है 60 डिग्री, 60 डिग्री दिया, तो टेन 60 बराबर वही मीनार की ऊंचाई या फिर एच मान रखिए वो एच, और नीचे है आधार रेखा जो हमें ज्ञात करनी है बी आर या आर बी, ये हो गया। अब टेन 60 का मान आपको त्रिकोणमिति के अनुपात वाली सारणी में देखना है, वो होता है √3/1। तो वो माप मैं यहां पर लिख देता हूं। यह आधार है, टेन 60 का मान होता है √3/1 बराबर H/बी आर। हम यहां पर H के बराबर कर लेते हैं, क्रॉस
गुणा करके, वज्र गुणा करके, h को 1 से गुणा करेंगे तो h एकम h, तो ये h हो जाएगा। और br को √3 से गुणा करेंगे तो br √3, ये बन गया आपका प्रथम समीकरण। ऐसा ही हम दूसरे समकोण त्रिभुज के अंदर इसमें h के बराबर कर लेंगे और दोनों मानों को फिर बराबर करके हल कर लेंगे। तो यहाँ पर h बराबर मीनार की ऊंचाई के बराबर ये संबंध बना। अब लेते हैं हम समकोण त्रिभुज NRG, समकोण त्रिभुज NRG में, इसमें भी वही हमें h ऊंचाई और आधार से मतलब है, अर्थात tan या cot, तो tan ले लेता हूं मैं। tan यहाँ पर कौन सा कोण है, g के अनुसार लगाना है, तो tan g बराबर, tan का मतलब वही लंब बटे हुए आधार होता है। लंब यहाँ पर मीनार की ऊंचाई है जो h मान रखी है, और आधार यहाँ पर है rg पूरी, ये rg हो गई। अब हम tan g का मान रखते हैं। tan g कौन है 30 डिग्री, जो पहले व्यक्ति देखता है कार को तब दिया हुआ है, तो ये tan 30 डिग्री बराबर h रहने देते हैं, और rg का मतलब है ये दोनों टुकड़े, यहाँ पर देखो ये पूरी rg मिलकर हो रही है rb प्लस bg, rb और प्लस bg, इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। जबकि यहाँ पर ये समय दे रखा है 6 सेकंड, तो यहाँ पर rg का मतलब है rb प्लस bg, rb या br भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो ये br प्लस आगे है b और g, ये bg। यहाँ पर आप चाहो तो संकेत भी दे सकते हो, चूंकि rg बराबर दोनों टुकड़े मिलकर rb, ये br प्लस bg है, तो इस कारण से हम यहाँ पर ये मान रख दिए। अब tan 30 का मान रख देते हैं। tan 30 का मान होता है tan 60 का व्युत्क्रम, tan 60 का व्युत्क्रम या फिर cot 30 का व्युत्क्रम, तो ये 1/√3 होता है tan 30 का मान, बराबर h। चाहो तो यहाँ पर h का मान भी रख सकते हो यहीं पर, h बराबर हमने पहले कर लिया, या पहले हम h बराबर इसमें भी कर लेते हैं, दो समीकरण बना लेते हैं। tan 30 बराबर 1/√3 और बराबर h बटे वे br का माप हमें ज्ञात करना है, लेकिन bg का माप दे रखा है, माप न देके समय दे रखा है 6 सेकंड, तो ये 6 सेकंड हम रख लेंगे। अगर यहाँ पर दूरी दी हो तो वो दूरी लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में समय दिया हुआ है तो हम समय यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये bg बराबर है 6 सेकंड, यहाँ पर 6 सेकंड हिंदी में लिखना है आपको, 6 सेकंड प्लस bg जो हमें ज्ञात करना है, तो ये bg। अब देखिए चाहो तो यहाँ पर h का मान रख देते हैं, क्योंकि h बराबर हमने ऑलरेडी पहले ही कर लिया, √3 br है, √3 br है, तो वो माप हम यहाँ पर लिख देते हैं। देखो 1/√3 बराबर h का मतलब √3 br बटे वे 6 सेकंड प्लस bg, 6 सेकंड प्लस b और g, ये bg 6 सेकंड आ गया, bg ये क्या है br, दो टुकड़े 6 सेकंड प्लस br, यहाँ पर br प्लस bg का माप है 6 सेकंड, bg का माप 6 सेकंड और br हमें ज्ञात करना ही है, जो पहले मैंने यहाँ पर br bg कर दिया, यहाँ पर बाद में br लिखा है, पहले 6 सेकंड निकले, वो एक ही बात है। तो 6 सेकंड प्लस br, ये br हमें ज्ञात करना है, या rb एक ही बात है, ये br या फिर rb एक ही बात है, इसे br कह दो या rb कह दो। अब इसको वज्र गुणा कर लेते हैं। देखो √3 br से गुणा होगा तो √3 तो 3 हो जाएगा, और साथ में है br बराबर, इधर गुणा करेंगे तो 6 सेकंड प्लस br, एक से गुणा के ऐसे कैसे रह जाएगा, तो ये 6 सेकंड प्लस br। अब हम br को इधर लाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो br प्लस का है, इधर आएगा तो 3 br में घट जाएगा, तो ये बच जाएगा 2 br
बराबर 6 सेकंड, या आप 3 BR माइनस 1 BR कर दो तो 2 BR बचेगा। अब यहाँ पर हम 2 का या तो दोनों पक्षों में भाग दे सकते हैं या फिर 2 को इधर गुणा से लाएंगे तो इधर भाग लग जाएगा, तो इधर बचेगा BR और इधर आ जाएगा 6 सेकंड बटे हुए 2 का भाग देंगे 6 के अंदर तो 3 बार जाएगा, तो BR बराबर 3 सेकंड आ जाएगा। कहने का मतलब कार को मीनार के आधार तक पहुंचने में 3 सेकंड और लगेंगे। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, यहीं पर लिख देता हूँ मैं। अतः कार को मीनार के आधार तक पहुंचने में कितनी सेकंड? 3 सेकंड और लगेगी, 3 सेकंड लगेगी। ये आपका क्वेश्चन हल हो गया। तो एक बार मैं आपको अच्छी तरह से समझाता हूँ, ध्यान देना, यहाँ पर कहीं पर कुछ मिस्टेक हो सकती है लेकिन आपके समझ में आना चाहिए, वो वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाद में आपको ही करना है। प्रश्न दे रखा है कि एक व्यक्ति है जो मीनार के ऊपर खड़ा है और सामने वो समतल में या रोड है, सड़क है, उस पर एक कार को अपनी ओर मीनार के आधार की ओर आते हुए देखता है। जब प्रारंभ में उस कार को देखता है तो उसकी आंख का क्षितिज के साथ जो अवनमन कोण है वो नीचे कार को देखने पर 30 डिग्री का बन रहा है, यहां पर 30 डिग्री का बन रहा है। और जब ये कार थोड़ी देर तक अर्थात 6 सेकंड तक चलती है, यहां पर आती है तो वही अवनमन कोण बढ़कर 30 से 60 डिग्री हो जाता है। तो हमें ज्ञात करना है कि अब ये आगे आधार तक पहुंचने में कितना समय और लेगी, ये ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। मीनार के ऊपर व्यक्ति खड़ा हुआ एक कार को देख रहा है, कार मीनार के आधार की तरफ आ रही है, पहले ये 30 डिग्री का अवनमन कोण से देखता है और 6 सेकंड बाद में वही कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो अब यहाँ से 60 डिग्री के बाद जो दूरी बची है मीनार के आधार तक की, उसको तय करने में कार को कितना समय लगेगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो पहले हम ये चित्र बना लेते हैं। मान लेते हैं ये व्यक्ति यहाँ पर मीनार पे खड़ा है, यहाँ पर इसकी आंख है और ये मीनार है, सामने समतल रोड है, सड़क है, उस पर यहाँ पर कार है जो मीनार की ओर आ रही है। प्रारंभ में देखता है तो वहाँ पर जो अवनमन कोण बनता है कार से वो 30 डिग्री बनता है। तो हम ये कर्ण खींचकर यहाँ पर भी क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बना देते हैं एकांतर कोण के रूप में। फिर ये कार 6 सेकंड चलकर यहाँ पर आती है तो वही वहाँ का अवनमन कोण बढ़कर 30 से 60 हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे नजदीक आएगी वहां पर कौन बढ़ेगा, यहाँ पर भी कौन बढ़ेगा। तो यहाँ पर ये 60 डिग्री होता है तो वही एकांतर रूप में ये कोण भी 60 डिग्री हो गया। और इस प्रकार से ये डायग्राम बन गया, चित्र बन गया। यहाँ पर 2 समकोण त्रिभुज आ गए जो मैंने नाम दिया है NRB। एक तो ये NRB जो अलग ले लिया मैंने, और एक है NRG जो कार प्रारंभ में थी वहां तक का कोण। इन दोनों समकोण त्रिभुजों के अंदर एक समानता तो यह है कि इनका जो लंबवत ऊंचाई है, मीनार की जो ऊंचाई वो बराबर है, सेम है। और दूसरी यहाँ पर आधार दिया हुआ है और ज्ञात भी करना है, तो आधार और लंब का अनुपात हमें जोड़ना है। साइन कॉस सेक कोसेक इन चारों को छोड़कर हम सिर्फ टेन या कोट ही लेंगे, क्योंकि लंब आधार और आधार लंब ये अनुपात टेन या फिर कोट में पाया जाता है। तो मैं यहाँ पर टेन ले लेता हूँ। सबसे पहले त्रिभुज NRB के अंदर टेन कोण B के अनुसार, टेन का मतलब होता है लंब बटे आधार, लंब है मीनार की ऊंचाई और आधार है इसका BR या RB, एक ही बात है। टेन B है 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री लगा दिया मैंने, H बटे हुए BR। अब टेन 60 का मान होता है, त्रिकोणमिति के अनुपात की सारणी में बताया मैंने, टेन 60 का मान होता है √3 या √3 बटे 1 जो मैंने यहाँ पर रख दिया, और H बटे हुए BR। यहाँ पर मैं वज्र गुणा करता हूँ तो H 1 से गुणा होगा तो 1H और BR गुणा √3। यहाँ पर आपको H के बराबर करना है, BR के बराबर नहीं करना है, क्योंकि अगर BR के बराबर करोगे तो फिर H आ जाएगी और H से हमें कोई मतलब नहीं है, और H भी सेकंड में आएगी तो इससे कोई मतलब नहीं है। ऊंचाई नहीं ज्ञात करनी हमें, तो ये BR ज्ञात करनी है, इसलिए आप H के बराबर करो दोनों समीकरणों के अंदर। जिससे H के बराबर मान रखेंगे तो H तो हट जाएगा और बाकी जो हमें माप ज्ञात करना है वो आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर H बराबर ये समीकरण बना लिया, H बराबर हो गया BR √3। अब हम चलते हैं समकोण त्रिभुज इस NRG के अंदर। इसके अंदर मीनार की ऊंचाई वही H है, आधार यहाँ पर जरूर ये जो BR है वो और BG दोनों जुड़कर बन गया, जबकि कोण बन रहा है 30 डिग्री। तो हम कोण G के अनुसार वही टेन का अनुपात लेते हैं, क्योंकि लंब और आधार टेन में होता है अनुपात या फिर कोट में होता है। तो त्रिभुज जो NRG इसमें टेन G के बराबर लेता हूँ।
जी के बराबर लंब बटे हुए आधार, क्योंकि कोण के सामने वाली बजाय लंब और नीचे आधार है, तो ये लंब बटे हुए आधार h बटे हुए आर जी आधार है और लंब क्या है, h है, मीनार की ऊंचाई है। अब यहाँ पर tan g का मान रखते हैं, tan g का मान 30 डिग्री का कोण दिया हुआ है तो 30 रख दिया, h बटे हुए आर जी अर्थात मीनार की ऊंचाई बटे हुए आर जी का मतलब है ये पूरी आर जी है, ये दोनों टुकड़े, एक तो आर बी या बी आर और एक बी जी, ये दोनों मिलकर पूरी आर जी बन रही है या जी आर बन रही है। तो मैंने यहाँ पर आर जी की जगह बी आर प्लस बी जी रख दिया, जो बहुत ही सिंपल है क्योंकि आर जी बराबर बी आर प्लस बी जी है, तो ये रख दिया दोनों मान। अब tan 30 का मान रखता हूँ, tan 30 का मान होता है 1/√3, 1/√3 बराबर h मीनार की ऊंचाई है और बी आर दे रखा है 6 सेकंड, बी आर क्या ये बी जी दे रखा है 6 सेकंड और प्लस बी आर, तो ये बी जी दे रखा है 6 सेकंड और बी आर हमें आगे वाली जो माप है वो ज्ञात करनी है, तो ये 6 सेकंड रख दिया यहाँ पर, ये इससे कंफ्यूजन मत हो जाना, यहाँ पर 6 सेकंड रखो चाहे यहाँ पर बी आर रखो, बात एक ही है। तो ये जो बी जी का माप था यहाँ पर ये 6 सेकंड रख दिया और साथ में बी आर है। अब आगे देखो h बराबर हमने पहले ही कर लिया, बी आर/√3 है, तो मैं यहाँ पर इस h की जगह बी आर/√3 रख देता हूं मैं, तो आगे यहाँ पर h की जगह √3 बी आर रखा, नीचे 6 सेकंड प्लस बी आर था और tan 30 का मान 1/√3 था, वो ऐसे कैसे लिख दिया। अब देखो हम यहाँ पर वज्र गुणा करेंगे, √3 को √3 बी आर से गुणा करेंगे तो अंडर हट जाएगा, 3 हो जाएगा, √3 9 जाएगा और √9 का मतलब 3 आ जाएगा उसका वर्गमूल, तो ये तो 3 बी आर हो गया। और इधर से 1 से गुणा करने पर ऐसे कैसे आएगा, 6 सेकंड प्लस बी आर, 6 सेकंड प्लस बी आर, हमें बी आर का माप निकालना है और इस पक्ष में जो चल रहा है दोनों पक्षों में बी आर ही है, एक ही अचर राशि है जो आराम से याद कर लेंगे। इस प्लस के बी आर को हम इस पक्ष में लाएंगे 3 बी आर की तरफ, तो 3 बी आर में 1 बी आर जाएगा, तो यहाँ पर 2 बी आर बच जाएगा, 2 बी आर बराबर 6 सेकंड। हमें 1 बी आर का माप ज्ञात करना है, ये कितना समय लेती है, तो 2 का इधर ले जाकर हम भाग देते हैं, गुणा से जाएगा 2 इधर तो बटे में आ जाएगा, भाग लग जाएगा, 6 सेकंड में 2 का भाग लगेगा तो 3 सेकंड बार जाएगा, इसका मतलब बी आर जो दूरी है उसको तय करने में 3 सेकंड लगेंगी। अतः कार को मीनार के आधार तक पहुंचने में या बाकी जो दूरी बची है उसको कवर करने में 3 सेकंड लगेंगे, ये आपका आंसर हो गया। तो आराम से ज्ञात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 बार रफ कॉपी में निकाल कर आप हल करना। तो समझ में आ गया ये क्वेश्चन, और निकाल लेना, पूछ लेना। मैं अब आपको एक और अलग प्रश्न बताता हूँ जो बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और ज़्यादातर कमज़ोर छात्रों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। लगभग 6 नंबर का प्रश्न आता है बोर्ड के पेपर के अंदर, जो 30वां क्वेश्चन आता है वो सांख्यिकी से संबंधित है। और सांख्यिकी के अंदर 3 केंद्रीय पर्वतीय माप होते हैं, माध्य, माध्यिका और बहुलक, तो उनमें उनके बारे में मैं बताता हूँ। इसको मिटान देता हूँ, ये आपका क्वेश्चन 25वां है पाठ्य पुस्तक का, वहाँ से भी आप देखकर इसको उतार सकते हो और तैयार कर सकते हो। तो बोर्ड एग्जाम को देखते हुए आपको ये त्रिकोणमिति का जो चैप्टर है वो कुछ दिनों के लिए हम बंद कर देते हैं और बोर्ड के अनुसार कुछ क्वेश्चन बताते हैं, जिससे कि जो वर्तमान में 10th बोर्ड की एग्जाम देंगे इस सत्र में, उन छात्रों के लिए भी कुछ फायदा हो सके। तो यहाँ पर इसीलिए मैं सबसे सरल क्वेश्चन लेकर आया हूँ छात्रों के लिए, जो बहुत ही ईजी है, सांख्यिकी का प्रश्न, विशेष तौर पर कमजोर छात्रों के लिए। ये 6 नंबर आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। तो सांख्यिकी का प्रश्न मैं 2018 वाला लेता हूँ। क्वेश्चन है, दिए गए बंटन का माध्य व बहुलक ज्ञात कीजिए। पिछली बार बोर्ड में आया था 2018 में, BSER 2018। बंटन सारणी बनाते हैं। ये बंटन सारणी ज़्यादातर बोर्ड के अंदर ऐसे लैंडस्केप आती है, आपको जब इसको हल करना है तो इसको खड़ी उतारना है ऐसे पोर्टेबल। यहाँ पर है प्राप्तांक और नीचे है छात्रों की संख्या। बंटन बटा हुआ है 10-10 के अंदर, 0 से 10,
10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ये वर्ग हो गया और इनकी बारंबारताएं 6, 10 बारंबारताएं हैं 6, 10, 7, ये 13, 7 और 4, ये इनकी बारंबारता हो गई। तो ये एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सांख्यिकी के अंदर कैसी भी बंटन सारणी आए, हल करने का तरीका बिल्कुल सेम है। बोर्ड 2018 में ऐसे बंटन सारणी आई थी, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ऐसे हो सकता है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60 ऐसे भी आ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रही बात इन बारंबारताओं की, तो ये अलग आए तो भी ये प्रश्न कठिन नहीं होता है, हल करने का तरीका बिल्कुल समान है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये मान चेंज हो गए तो प्रश्न कठिन हो जाएगा या सरल हो जाएगा, आपको इसको हल करना आना चाहिए। अब आपको मैं ये बता दूं कि बोर्ड 2018 के अंदर माध्य और बहुलक पूछा था, फिर 2019 के अंदर, कहने का मतलब पिछली बार बोर्ड की परीक्षा लगी थी उसके अंदर पूछा था माध्यिका अर्थात माध्यक और बहुलक। तो अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि बोर्ड 2020 के अंदर कौन सा महत्वपूर्ण है, माध्य है या माध्यिका है या बहुलक। 2018 के अंदर बहुलक आया और 2019 में भी बहुलक आया। 2000 पिछली बार जो 2019 में परीक्षा लगी थी उसमें भी बहुलक पूछा गया था और 2000 उससे पहले 18 के अंदर जो परीक्षा लगी थी उसमें भी बहुलक पूछा गया था। लेकिन साथ में पिछली बार 2019 में माध्यक भी पूछा था। तो हम ये मान सकते हैं कि ये माध्य जो है अर्थात समांतर माध्य जिसे औसत कहते हैं, ये अब की बार 2020 वाले बोर्ड वाले छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। तो ये तो अच्छी तरह से तैयार होना ही चाहिए। बाकी बचे माध्यक और बहुलक, इनमें से भी कोई सा पूछ सकता है, ये तो बोर्ड का पेपर आएगा तभी पता चलेगा। तो हम यहाँ पर इन तीनों को ही अच्छी तरह से स्पष्ट कर देते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हल करें, उसके लिए पहले हम इस सारणी को ऐसे पोर्टेबल उतारेंगे, ऐसे खड़ी उतारेंगे। तो पहले ये सारणी बना लेता हूं मैं। यहां पर प्राप्तांक या फिर वर्ग भी लिख सकते हो या फिर x भी लिखा जा सकता है, और यहां पर है छात्रों की संख्या या बारंबारता या फिर फ्रीक्वेंसी, जिसे हम f भी लिख सकते हैं। तो ये इस सारणी को हम ऐसे खड़ी उतार लेंगे। यहाँ पर वर्ग लिखेंगे जो दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, बिल्कुल सतत है, ये बराबर का अंतर चल रहा है 10 10 का। 40 से 50, अगर ये सतत न हो, इनमें अंतर समान न हो, तो भी माध्य और बहुलक हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये सतत आए या ऐसे ही आए, कैसे भी आए, माध्य और बहुलक ज्ञात किया जा सकता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि माध्यिका के लिए, ये जो माध्यक है या माध्यिका है, इसके लिए इस वर्ग का सतत होना जरूरी है। सतत का मतलब समान अंतर से चल रहा है ये, अर्थात ऊपरी सीमा अगले वर्ग में निचली सीमा बनकर आ रही है। जैसे 10, फिर यहाँ पर 10 आया, 20, फिर 20 नीचे आया, फिर 30, 30, इसे हम सतत बोलते हैं। तो सतत वर्ग से ही माध्यिका ज्ञात कर सकते हैं। बाकी रही बात माध्य की और बहुलक की, इसके लिए तो ये चाहे कैसा भी वर्ग आए, सतत आए चाहे असतत आए, किसी प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा ध्यान रखना है। हालांकि तुम्हारे कोर्स के अंदर असतत वर्ग वाला माध्यिका का कोई भी क्वेश्चन नहीं है। एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन में जरूर 2% थे असतत वाले, जिनमें हम सतत बनाकर हल करते हैं, तो वो बाद में देखेंगे। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है 10, 6, 10, 13, 7 और 4। सबसे पहले हम माध्य ज्ञात करना सीखते हैं, समांतर माध्य, जिसे हम औसत भी कह सकते हैं, एवरेज भी कह सकते हैं। इस माध्य के लिए हमें सबसे पहले इस वर्ग का मध्यमान निकालना पड़ेगा, वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा, जिसे हम x डैश से व्यक्त करते हैं। तो ये मध्यमान लिख सकते हो या फिर x डैश भी लिख सकते हो। मध्यमान का मतलब वर्ग की ऊपरी और निम्न सीमा है, इन दोनों को जोड़कर आप 2 का भाग दे दो, बीच वाला मान निकाल लो इनका। जैसे 0 और 10, 10, 10 का आधा 5, तो ये मध्यमान हो गया 5। 10 और 20, 30, 30 का आधा 15, 30 और 20, 50, 50 का आधा 25। कहने का मतलब 10, 10 का अंतर चल रहा है, तो 5, 15, 25 इस प्रकार चल रहा है। ऐसे 35,
30 और 40 70, 70 का आधा 35, 50 और 40 90, 90 का आधा 45। तो ये हो गया मध्यमान। ये मध्यमान सिर्फ इस माध्य के लिए ही निकालना है, बहुलक में या माध्यिका के लिए मध्यमान नहीं निकलता है। तो मध्यमान माध्य ज्ञात कर रहे हैं इसलिए हम निकाल रहे हैं। अब क्या करना है, मध्यमान निकालने के बाद में आपको बस बारंबारताओं से गुणा करके लिख देना है सीधा ही, फ्रीक्वेंसी से आपको इनटू करना है। कहने का मतलब f गुणा x अर्थात f1 x1 आपस में गुणा कर देंगे, बारंबारताओं से इनको गुणा कर देते हैं। जैसे 56 30, 15 ढाई 150। ये ध्यान रखना है कि इकाई के अंक के नीचे इकाई का अंक, ढाई के नीचे ढाई का अंक, और बाकी अगर ज्यादा है तो इधर बढ़ते जाएंगे, वो उधर से आपको बिल्कुल ऊपर नीचे लिखना है। 25 को 13 से गुणा करते हैं तो 13 का फाड़ा हम इस प्रकार से बोल लेते हैं, 13 पंजे 65 का 5 हासिल की 6, 13 दूना 26, 26 और 6 होता है 31। 13 पंजे 65, 13 कम 13, 13 दूना 26, 13 3 40, 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 65 का 5 हासिल की 6, 13 कम 13, 13 दूना 26, 26 और 6 31। तो ये 315 हो गया। अब देखो 7 से गुणा करते हैं 35 को, 7 का फड़ा 5 बार बोलेंगे, 7 पंजे 35 का 5 हासिल की 3, 7 3 21 और 3 22 23 24। तो ये 245 हो गया। 45 को 4 से गुणा करते हैं तो 4 पंजे 20 का 0, 4 चौके 16 और 2 18। तो इस प्रकार से आप सही ढंग से गुणा करोगे। इस गुणा में गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि ज़्यादातर छात्र गुणा में ही गलती कर देते हैं। तो एक बार और चेक कर लेना है, गुणा सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से मध्यमानों को हमने बारंबारताओं से गुणा किया, सही है बिल्कुल, गुणा में कोई मिस्टेक नहीं है। एक बार और देख लेते हैं, 56 30, 15 ढाई 150 150, 25 को 13 से गुणा करते हैं तो 13 पंजे 65, 65 का 5 हासिल की 6 और 13 दूना 26, 26 और 6 32 होता है। वेरी गुड, सही बताया तुमने। तो ये 32, बहुत अच्छी बात है, ध्यान देना। तो ये 325 हो गया, इसका मतलब ध्यान तो रख रहे हो। 7 से गुणा करते हैं, 7 पंजे 35 का 5 और 7 21 और हासिल की 3 24 हो गया। 4 से गुणा करते हैं, 4 पंजे 20 का 0 हासिल की 2 और 4 चौके 16 और 2 18। तो ये ज्यादातर छात्र, कम से कम 60-70% छात्र इस गुणा में गलती कर देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर गलती की। तो आपको बिल्कुल केयरफुल होकर बारंबारताओं को और मध्यमानों को आपस में गुणा करना है ध्यान से। इनको लिखने के तरीका का जो तरीका है उसका भी ध्यान रखना है। इकाई के नीचे इकाई के अंक आनी चाहिए, ढाई के नीचे ढाई के अंक, और अगर ज्यादा है किसी में अंक तो इधर आगे बढ़ते जाएंगे, ये ध्यान रखना है। तो बारंबारताओं से गुणा करने के बाद में आपका लास्ट काम है इन सभी गुणनफलों को जोड़ना, अर्थात योग करना इनका। तो अब हम इनका योग कर लेते हैं। तो ये देखिए, योग लिख देते हैं यहाँ पर। एक तो इन बारंबारताओं का योग करना है और एक इन बारंबारताओं और मध्यमानों का जो गुणनफल है उनका योग करना है, इनको जोड़ना है। तो पहले मैं बारंबारताओं को जोड़ लेता हूँ। 6 और 10 16, 16 और 13 29, 29 और 7 36, 36 और 4 40। योग के लिए हम ये सिग्मा काम में लेते हैं तो इसे सिग्मा से व्यक्त कर सकते हैं। बारंबारताओं का योग किया है तो इसलिए f लगा देते हैं। तो ये सिग्मा f1 हो गया, सिग्मा f1 बराबर 40। हमें इन बारंबारताओं का और मध्यमान का जो गुणनफल है उनका भी योग करना है, इनको नहीं जोड़ना है। ज्यादातर कुछ छात्र इनको जोड़कर ही माध्य निकाल लेते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इनको जोड़ते हैं हम, 5 और 5 10 का 0, इधर से जोड़ते आना है। हासिल की 1 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 8 23, 23 का 3 हासिल की 2, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9, ये 930। देखो अभी मैंने जैसे यहाँ पर गुणा में गलती की, वैसे ही बहुत सारे छात्र जो बच जाते हैं वो छात्र इन जोड़ में गलती कर देते हैं। क्वेश्चन बहुत ईजी है, लेकिन कुछ छात्र गुणा में गलती कर देते हैं, कुछ छात्र जोड़ में गलती कर देते हैं और ये प्रश्न गलत हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको बिल्कुल केयरफुल होकर ये जोड़ करना है, क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए एक बार इसको और चेक कर लेना। मैं और आपको चेक करके बता देता हूँ। 5 और 5 10 का 0, इधर इकाई से इकाई के अंक ही जोड़ने हैं आपको, ढाई में ढाई के अंक ही जोड़ने हैं। हासिल की 1 3 1 4 और 5 9 और 2 11 और 4 15 और 8 23, 23 का 3 हासिल की 2 गई,
2 और 1 3 और 3 6 और 2 8 और 1 9, 930 हो गया। तो इस प्रकार से आपको सावधानी से योग करना है। अब देखो इस योग को हम हमेशा सिग्मा से व्यक्त करते हैं, सिग्मा, और किसका योग किया है, F1 x1, तो ये सिग्मा F1 x1 बराबर 930 इस प्रकार से लिखना है। अब क्या करना है, माध्य निकालने के लिए आपको इस बारंबारताओं के योग का भाग इसमें देना है, बस माध्य आ जाएगा। तो माध्य बराबर सिग्मा F1 x1, ये सिग्मा F1 x1 बटे हुए सिग्मा F1, ये F1 बारंबारताओं का योगफल, और माप रखते हैं यहाँ पर 930 बटे हुए 40, 0 से 0 आप काट सकते हो डायरेक्टली, बचा 93 बटे हुए 4, और 4 का भाग देंगे 93 के अंदर, तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 1 बचेगा, 3 उतारेंगे 13 हो जाएगा, 13 के अंदर 4 का भाग, 4 3 12 बचेगा, 1 होगा, दशमलव लगाकर भाग को तोड़ेंगे तब कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 13 था, 13 में 4 थी 12, 1 बचा, 1 का मतलब पॉइंट लग गया तो 10 हो गया। 10 में 4 का भाग, 4 दूना 8 और बचा 2, 23 पॉइंट, 4 दूना 8 और बचा 2 हो गया, भाग उठा हुआ इसलिए 20, 20 के अंदर 4 पंजे 20। तो अतः दिए गए बंटन का माध्य बराबर 23.25 है, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ये माध्य हो जाएगा। तो कुल मिला के आपको इसमें कोई त्रुटि नहीं करनी है, अगर कोई मिस्टेक हुई तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये समझ में आना चाहिए। और समझने के लिए आपको ध्यान रखना है कि माध्य के लिए सबसे पहले तो हम इस वर्ग का ये जो वर्ग दिया हुआ है उसका मध्यमान निकालेंगे। अगर मध्यमान निकाला हुआ है, सिर्फ एक ही मान है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आप डायरेक्टली गुणा करके माध्य निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पर ये वर्गीकृत है, तो पहले हम दोनों सीमाओं को जोड़कर, उस सीमा और निम्न सीमा को जोड़कर 2 का भाग दे देते हैं। जैसे 0 और 10, 10, 10 का आधा 5, 20 और 10, 30 का आधा 15, 30 और 20 50, 50 को आधा किया मध्यमान निकाला तो 25, 40 और 30, 70 का आधा 35, 50 और 40 90, 90 का आधा 45, तो ये मध्यमान निकाल लिया। इन मध्यमानों को बारंबारताओं से आपको गुणा करना है। 56 30, 15 को 10 से गुणा किया तो 150, 13 को 25 से गुणा करेंगे तो 325, 35 को 7 से गुणा करेंगे तो 445, गुणा में गलती नहीं होनी चाहिए, और 45 को 4 से गुणा करेंगे तो 180। फिर इन सबको हम यहाँ पर जोड़ लेंगे और साथ साथ बारंबारताओं को जोड़ लेंगे, और बारंबारताओं के योग का सिग्मा F1 x1 में भाग देकर जो मान निकालेंगे वो माध्य हो आ जाएगा। तो इसका मतलब ये माध्य आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आप हल करना, जो पाठ्य पुस्तक में, या फिर अपने मन से ऐसे बंटन सारणी बना के आप माध्य निकालने की कोशिश करना। तो आज थोड़ा समय ज़्यादा हो गया, कल आपको बहुलक और माध्यिका के लिए अच्छी तरह से और क्वेश्चन लेकर, इसी क्वेश्चन को लेकर माध्यिका और बहुलक और क्लियर करवा देंगे। साथ ही साथ जो 2019 में और 2018 में क्वेश्चन आए थे वो भी आपको बता देंगे। तो अब कल से जो बोर्ड के पेपर हैं, जो प्री बोर्ड के पेपर हैं, उनमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है छात्रों के लिए, उनको हल करवाने का काम करेंगे। तो छात्रों से रिक्वेस्ट है कि आपकी जो एग्ज़ाम 30 जून को निश्चित हो गई, उसके लिए आप अपनी तैयारी घर पर बिल्कुल जारी रखना, उसमें कोई भी कटौती या व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पहले बहुत सारा समय नष्ट हो चुका, अब आपको बिल्कुल तैयारी के लिए लग जाना है। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।